दोस्तों नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रूबरू जॉब टारगेट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का चैप्टर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ हिंदी का है। वर्णमाला देखने में जितना आसान लगता है, पढ़ने में उतना आसान या समझने में उतना आसान नहीं है। लेकिन आज वर्णमाला को हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में सीखेंगे और पूरा वर्णमाला हम लोग A to Z जितना भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनता है, सब चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। देखिएगा, आज के इस वीडियो के बाद आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये रूबरू जॉब टारगेट की तरफ से आपसे वादा किया जा रहा है। चलो हम लोग चलते हैं। और एक बात आपसे महत्वपूर्ण यह कहना है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलो चलते हैं हम लोग वर्णमाला की तरफ। देखिएगा वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला नाम से स्पष्ट है, वर्णों का माला। वर्णों का माला। माला कैसे बनता भाई? माला समूह होता है, किसी चीज़ का समूह होता है। जब यहाँ वर्ण है तो इसका मतलब वर्णों का माला होगा। वर्णमाला यानी वर्णों का माला। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भाई वर्ण क्या होता है। देखिएगा सर, वर्ण क्या होता है? वर्ण को व्यंजन या अक्षर भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, वर्ण को व्यंजन या अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को व्यंजन या अक्षर भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वर्ण एक अखंड मूल ध्वनियाँ होती हैं। वर्ण एक अखंड मूल ध्वनियाँ होती हैं। देखिएगा, इस वाक्य को लिखने का मतलब मेरा यह था कि वर्ण एक अखंड मूल ध्वनियाँ होती हैं। जैसे किसी भी वर्ण या व्यंजन का हम टुकड़ों में विभाजन नहीं कर सकते। जैसे छोटा आ एक वर्ण है, का में हलंत लगा दीजिए, एक वर्ण है। क्या का को इससे ज़्यादा टूट सकते हैं आप? आ को इससे ज़्यादा टूट सकते हैं? नहीं टूट सकते। और आ आपका एक वर्ण है या एक आपका व्यंजन है। भाई व्यंजन है, स्वर है, कुछ भी है, लेकिन एक अक्षर है, हम कह सकते हैं एक वर्ण है। तो का आपका एक वर्ण है, तो यही तो लिखा है, वर्ण एक अखंड मूल ध्वनियाँ होती हैं जिसका कभी खंड ना किया जा सके। जिसका कभी खंड ना किया जा सके। तो अब सर आपसे यही उम्मीद हम करेंगे कि आपको वर्ण का मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार हम पुनः रिवीजन कर देना चाहते हैं। वर्ण को व्यंजन या अक्षर कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण एक अखंड मूल ध्वनियाँ होती हैं। सर अब तो आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला क्या होता है। तो आपको हम पहले से लिख दिए थे कि वर्णमाला मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखिए, माला का अर्थ ही होता है समूह। किसी भी चीज़ का माला बने तो वह क्या चीज़ होता है? समूह होता है। जैसे हीरे का माला, तो मोती, छोटे छोटे मोतियों का माला बनाया जाता है। माला में मीन्स समूह, व्यवस्थित समूह। तो वर्णमाला यानी वर्णों का समूह। देखिएगा सर, वर्णमाला के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं सर। यहाँ पर देखिएगा,
एक होता है स्वर। स्वर को इंग्लिश में कहा जाता है ओवेल, और व्यंजन को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सोनेंट। देखिएगा सर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? स्वर के बारे में देखेंगे। देखिएगा सर, स्वर वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता ना होती हो। कहने का मतलब, स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता ना हो। अब सर देखिएगा, इसका क्या मतलब है लिखने का? जैसे आ होता है, आ लिखा गया। जब आप आ का उच्चारण करोगे तो आ बोलने में किसी और वर्ण की सहायता हो रही है? नहीं होती है। लेकिन यदि आप का बोलोगे, का, तो का के बाद आ का निकल रहा है, तो का को जब बोलोगे तो उसमें स्वर की आवश्यकता होती है। लेकिन जब स्वर को आप बोलोगे सर, तो उसमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिएगा सर, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। आप इस बात को तो मानोगे, अब मानोगे ना सर? देखिए, अब सर हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है। तो सर देखिएगा, जो किताब में लिखा जाता है, जो हम लोग प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 1 LKG UKG से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग को मिलता है कि स्वर की संख्या 13 मिलती है सर। लेकिन सर आप अब तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि लेखन की दृष्टि से स्वर की संख्या 13 होती है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या 11 होती है। जबकि उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या 11 होती है। यदि आपसे किसी भी कंपटीशन में सर यह पूछ लिया जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है, आपको ये ना दिया जाए कि लेखन के तौर पर या उच्चारण के तौर पर, तो सर आप स्वरों की संख्या 11 लगाओगे। अंक और आह को स्वर में गिनती नहीं किया जाता है। अभी सर हम आगे आपको बताते चलेंगे, आगे लिखा है कॉपी में, देखिएगा सर। इतना तो हम लोग सीख गए होंगे सर। सर आगे हम लोग देखेंगे स्वर के प्रकार। क्या चीज़ देखेंगे सर? स्वर के प्रकार। सर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जो हम लोग किताब में पढ़े हैं सर। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंक, अह। देखिएगा मित्र, यदि आप अपने वॉल्यूम को तेज किए हों तो सर आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो बच्चे जो होंगे घर के दौड़ पड़ेंगे आपके पास, कहेंगे अरे चाचा जी हमारे तो इंटर पास हैं, BSc पास हैं, उसके बाद छोटा बड़ा पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुन्ना, आप जो भी देख रहे हैं आप लोग, वॉल्यूम को थोड़ा स्लो कर लो। देखिएगा सर, ऐसा भी मत कीजिएगा सर कि हमारी आवाज़ को आप सुन ना पाए। देखिएगा सर, आपके स्वर को हम लिख दिए हैं। अब लिखेंगे इसमें, देखिए स्वर को भी कई प्रकार से बांटा गया है सर। एक होता है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर सर स्वर हमारे 3 प्रकार में बांटे गए हैं। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। देखिएगा सर, जो ह्रस्व स्वर हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम या एक मात्र का समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है या उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। सर देखिएगा, एक बार हम रिवीजन करना चाहेंगे। ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्र का समय या कम समय लगता हो, उन्हें क्या कहते हैं सर? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। देखिएगा सर, इनकी संख्या, क्षमा चाहते हैं सर, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आपसे किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे तो आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन और पूछा जाएगा सर कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो सर जब आप रूबरू जॉब टारगेट के वीडियो को देखे होंगे तभी तो क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिएगा सर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, मतलब छोटे वाले जितने भी स्वर हैं आपके ह्रस्व स्वर होंगे सर। देखिएगा सर, दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, यानी ह्रस्व स्वर में कम समय लगता था लेकिन ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे,
या सर 2 मात्र का समय लगता हो, या सर 2 मात्र का समय लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। सर इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। सर देखिएगा आपके पीसीएस के एग्जाम में ऐसे पूछा गया था, जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन वर्ण के उच्चारण में 2 मात्र का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका दीर्घ स्वर कहा जाता है सर। सर ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में सर। तो देखिएगा सर, आपको हम बताते भी चल रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से और कहाँ से उठते हैं सर। तो सर आपको बता दिया गया कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7। अब टोटल कितना हो गया सर? आपका 11 हो गया। अब तो मानोगे आप स्वरों की संख्या 11 है। सर देखिएगा आपको हम बताए थे तीसरा स्वर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में सर ये होता है जहाँ पर हम उच्चारण के दौरान हमारे मुख से काफ़ी देर तक हवा का आगमन होता रहता है, यानी हवा निकलती रहती, जैसे ओम। तो देखिए ओम जब हम बोलते हैं तो ओम, ओ और माँ के बीच में काफ़ी समय का गैप हो जाता है, मुख से हवा निकलती रहती है, तो इसे कहा जाता है प्लुत स्वर सर। जैसे राम, तो सर देखिएगा राम में भी आ रहा है, ओम में भी बीच में गैप जा रहा है सर, इसी को कहा जाता है प्लुत स्वर। सर देखिएगा हम लोग पहला पढ़े थे मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। सर अब हम लोग पढ़ेंगे जीभ या उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद या स्वर के प्रकार। सर देखिएगा किस आधार पर हम लोग पढ़ेंगे सर? आप पढ़ेंगे हम लोग जीभ या उच्चारण के आधार पर। तो सर देखिएगा इसमें भी हम लोग स्वर को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। सर देखिएगा अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए। सर देखिए याद कर लीजिएगा, दोनों ई दोनों ए, ई ए याद कर लीजिएगा सर। अग्र स्वर में ई ए। मध्य स्वर में सर छोटा आ आएगा, मध्य स्वर में सर आपका सिर्फ और सिर्फ छोटा आ आएगा सर। बाकी जितने भी आपके स्वर आएंगे आपके किस में चले जाएंगे? पश्च स्वर में चले जाएंगे सर। सर देखिएगा यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें सर तो आप इसके ले सकते हैं सर। आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि पश्च स्वर का एग्जाम्पल कौन सा है, या निम्न में से कौन सा स्वर पश्च स्वर है? तो सर आपको दे दिया जाएगा बड़ा आ, छोटा आ, छोटी ई, ए। तो आप जब पढ़े रहोगे तभी तो मारोगे बड़ा आ। ठीक सर, अब हम लोग आगे चलते हैं। सर देखिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर के भेद भी पढ़ लिए सर, हम स्वर के प्रकार भी पढ़ लिए। भेद और प्रकार तो एक ही होता है ना। देखिए एक चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे सर हम लोग स्वरों का उच्चारण स्थान। भाई स्वर पढ़ लिए, स्वर का उच्चारण कहाँ से करोगे? यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिएगा सर, जो छोटा आ बड़ा आ का उच्चारण स्थान है वह आपका कंठ है। कहाँ से है? कंठ से। छोटी ई बड़ी का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। देखिएगा सर कंठ यानी गले के नीचे का भाग कंठ, छोटा आ बड़ा आ। देखिए सर सबसे पहले आप कंठ से स्टार्ट कीजिएगा, कंठ। फिर आता है आपका तालु, तालु। फिर आता है देखिए तालु यानी जो ये जीभ का निचला और उपला भाग होता है, ऊपरा भाग, जैसे ई ई ई ई ई। ठीक है, जब जीभ हमारे तालु को छुए तो वहाँ पर तालु होगा। तालु को तालब भी कहा जाता है। जब किसी वर्ण का या किसी स्वर का उच्चारण ओठों के माध्यम से होता है तो वहाँ पर आपका कौन क्या होगा? वहाँ पर आपका ओष्ठ से होगा। देखिएगा सर अब हम लोग देखेंगे री का जो उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। कहाँ है? मूर्धन्य से। देखिए सर अब आप क्या करोगे, आप लोग कंठ और तालु को एक बार जोड़ दीजिएगा तो आपका ए का आ जाएगा ओष्ठ में। कंठ और ओष्ठ का एक बार कंठ और तालु को जोड़ेंगे, एक बार आप लोग सर एक बार कंठ तालु को जोड़ दोगे, एक बार कंठ ओष्ठ को जोड़ दोगे सर, तो आपका ओ और ओ का निकल आएगा सर। एक बार हम आपको रिवीजन के तौर पर
स्वरों का उच्चारण स्थान फिर से बताना चाहेंगे। सर देखिएगा, छोटा आ बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु है, ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है, यानी कंठ तालु है। तालु न दिया जाए बाबू तो आपको तालब भी, तालु या तालब एक ही चीज है। देखिएगा ओ औ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब आता है अंक और आहा को भी लिखा गया है। भाई इन्हें तो हम स्वर मानते नहीं हैं, लेकिन लिखे क्यों हैं? तो देखिएगा सर, अंक को अंक बोला जाता है, आ ऊपर चंद्र बिंदी लगी हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे? अनुस्वार। आहा को विसर्ग बोला जाता है और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। अब देखिएगा सर, हम लोग देखेंगे अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, हम सबके बारे में सीखेंगे सर पारी पारी। देखिएगा सर, अनुनासिक क्या होता है सर? ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनका नाक और मुंह दोनों से हवा निकले। ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे सर बोलिएगा गाँव, आप नाक को बंद करिएगा और मुख से बोलिएगा तो ऐसी आवाज़ निकलेगी जैसे मेरी निकल रही है, गाँव, आंगन। और सर जब नाक को आप छोड़ दोगे तो आपका निकलेगा गाँव, आंगन, यानी आपका उच्चारण नाक और मुख दोनों के माध्यम से हो रहा है। सर क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, जिन स्वरों का या किसी भी वर्ण का उच्चारण जब नाक और मुख दोनों से होता है तो उसे अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, निरुनासिक क्या कहेंगे आप? तो अनुनासिक कहेंगे सर। जैसे गांव, आंगन। नेक्स्ट सर हम लोग देखेंगे अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। जैसे अंगूर, अंगूर। देखिए अनुस्वार का उच्चारण नाक प्लस मुंह इसका भी होता है, नाक प्लस मुख। यहाँ देखिए मुख भी लिख लीजिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे? मुख लिख लीजिएगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नाक और मुंह दोनों के माध्यम। जैसे अंगूर आप लोग बोलोगे तो नाक और मुंह दोनों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। विसर्ग आता है सर, विसर्ग में आप इसका उच्चारण जो होता है कंठ होता है, कंठ से होता है। जैसे दुख, दुख, दुख अता, तो इसमें नाक की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसका उच्चारण हम लोग कंठ से ही हो जाता है। सर आता अयोगवाह। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सर कि निम्नलिखित में से अयोगवाह स्वर या वर्ण हैं, तो अंक और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। यह आपसे दे दिया जाएगा अनुस्वार तथा विसर्ग दोनों को, क्योंकि सर हम जानते हैं इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है। तो सर आपसे पूछा जाएगा अयोगवाह, अनुस्वार प्लस विसर्ग दोनों को मिलाकर अयोगवाह कहा जाता है। सर देखिएगा निरुनासिक एक होता है, सर आपको लिख दिए हैं निरुनासिक, जिसका उच्चारण केवल मुख से होता है, जिसका उच्चारण केवल मुख से होता है। जैसे इधर, उधर, जिसमें नाक की कोई आवश्यकता ना पड़े सर, तो सर वहाँ पर निरुनासिक होता है। सर उम्मीद करते हैं कि आपको स्वर का पूरा भाग और स्वर के जितने भी हम शब्दावली बताए, उच्चारण स्थान बताए सर, आपको भेद बताए, वो आपको एकदम बिल्कुल याद हो गया होगा सर। यदि नहीं याद हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और सर जितनी बात को आपको हम बता रहे हैं आप अपने नोट कॉपी में नोट करते चलिएगा। देखिएगा सर हम लोग देखेंगे, आते हैं व्यंजन की तरफ। क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? व्यंजन। देखिएगा सर हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, तो व्यंजन पढ़ेंगे सर। तो व्यंजन में क्या होता है? स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर को व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं हम लोग तो देखिएगा उसमें स्वर की आवश्यकता होती है। देखिएगा सर व्यंजन वही ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता होती है। जैसे का प्लस आ, तो का के बाद आ का निकला, खा के बाद भी आ निकला है, यानी जब व्यंजन का उच्चारण आप करोगे तो उसमें क्या निकलेगा? स्वर जरूर छिपा होगा, किसी भी व्यंजन के उच्चारण में स्वर जरूर छिपा होगा। तो सर यहाँ से हम लोग सीख गए कि व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं सर। देखिएगा सर आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के सर मुख्य रूप से हमारे 4 भेद होते हैं।
व्यंजन के सर मुख्य रूप से हमारे 4 भेद होते हैं। पहला आपका होता है अस्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। सर देखिए कुछ पॉइंट आपको नोट कॉपी में नहीं मिलेगा, तो मैं मुख से बोल दे रहा हूँ, आप उस बात को भी नोट करते चलिएगा सर। देखिए अस्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अस्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। दूसरा आपका आएगा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तीसरा अंतस्थ व्यंजन। चौथा हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजन के 4 भेद पढ़ेंगे। सर देखिएगा अस्पर्श व्यंजन में आपका आता पहला का वर्ग, इसमें आता पहला सर आपका का वर्ग। तो देखिएगा का वर्ग में हम लोग पढ़ेंगे क ख ग घ अंग। चा वर्ग में पढ़ेंगे च छ ज झ इया। इसके बाद सर आता है टा वर्ग। तो टा वर्ग में हम लोग पढ़ेंगे ट ठ ड ढ अढ़। ता वर्ग त थ द ध न। पा वर्ग में सर हम लोग पा फा बा भा मा पढ़ेंगे। सर देखिएगा इनका साथ साथ हम लोग उच्चारण तथा अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष सब चीज जानते चलेंगे। सर वीडियो के अंत में हम आपको सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, सब चीज़ का डिफिनीशन भी लिखा दिए, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन सर एक बार हम लोग इसको साथ साथ देखते चलेंगे। देखिएगा जो का वर्ग होता है इसका उच्चारण कंठ से होता है। का वर्ग का उच्चारण कंठ से होगा, का से कंठ। देखिए चा वर्ग होता है तालु या तालव्य। चा वर्ग का उच्चारण तालु या तालव्य। सर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जैसे जा दे दिया जाएगा, जा का उच्चारण स्थान है, पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत। तो जब आप पढ़े रहोगे, आप कॉपी में नोट किए रहोगे, तभी तो किसी एग्जाम में बैठोगे, फिर रिवीजन करके आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे ना। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। देखिएगा सर एक बार हम आपसे रिवीजन करवाना चाहेंगे और एक बार आप हमारे साथ अवश्य बातों को बोलते हुए चलिएगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। देखिए यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा। पक्का आपके 3-4 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला से आते हैं। पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी देखिए, या यूपी टेट, सी टेट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा सर। अब हम लोग देखेंगे सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। इसमें सर हम देख ले रहे हैं, आगे वीडियो के अंत में आपको हम बता दिए सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। तो सर किसी भी वर्ग का कहने का मतलब का से लेकर के माँ के बीच में 5 वर्ग आपके आते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग में का खा गा घा अंग 5 वर्ण हो गए। चा वर्ग में चा छा जा झइया 5 वर्ग। इसी प्रकार से टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग 5 वर्ग आपके होते हैं। पांचों वर्ग में आपका जो पहला और दूसरा वर्ण होगा, क्रम का पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या होगा, अघोष होगा, अघोष होगा। सघोष में क्या होता है, जैसे तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा आपका क्या होगा, देखिएगा आपका तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष होगा। देखिएगा सर एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण में सर आपको बता दिया गया है, अल्प प्राण जिसके उच्चारण में मुख से हवा कम निकले, जैसे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। सघोष में क्या था, 3 4 5 क्रम से था, अघोष में पहला और दूसरा था, लेकिन इसमें अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा मतलब एक एक छोड़कर, और महाप्राण में दूसरा चौथा। महाप्राण में सम 2 4, अल्प प्राण में 1 3 5 विषम, विषम किसी वर्ग का विषम आपका अल्प प्राण होगा, जबकि महाप्राण आपका सम होगा। दोस्तों इस बात को यदि आप ना समझ पाएँ
तो एक बार हम मिटा दे रहे हैं पूरा। आप इस चीज़ को ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा इसी प्रकार से सेम टू सेम पूरा स्क्रीनशॉट सर इसका एक बार ले लीजिएगा, और क्वेश्चन को आप 101% समझ जाएंगे सर। देखिएगा सर, हम आगे चलते हैं। अभी आपको पूरा डिटेल में सर आपको बताए थे व्यंजन के 4 भेद होते हैं, आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में बता दिया गया है। सर देखिएगा, आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है सर। इसमें जो वर्ण आते हैं हमारा या, वा, रा, ला, वा आता है, या, रा, ला, वा आता है। तो देखिएगा सर, साथ ही साथ हम लोग ये तो जानेंगे ही कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे सर इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन का जो उच्चारण स्थान या का होता है वो तालु होता है सर। या का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य होता है। रा और ला का उच्चारण स्थान दंतमूल वस्त्र यानी दांत और मसूड़ा दोनों के माध्यम से रा ला का उच्चारण स्थान होता है। रा और ला का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है सर? रा और ला का उच्चारण स्थान दंतमूल या वस्त्र या दंत प्लस मसूड़ा, आपका कोई भी ऑप्शन आ जाए सर तो आपका सही है। जबकि वा, जब आप बोलोगे वा तो दांत और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता हो रही है सर, तो वहाँ पर वा के उच्चारण स्थान के लिए आपका दंत ओष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? आपका दंत ओष्ठ होगा सर। देखिएगा, या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। सर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्धस्वर है? कौन सा वर्ण अर्धस्वर है? तो या वा आपका अर्धस्वर है। या कभी कभी सर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर किसे कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन को, अंतस्थ व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन को। तो आपका कौन सा सही होगा? अंतस्थ व्यंजन आपका राइट आंसर होगा। सर एक बार हम रिवीजन करवाना चाहेंगे अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई? 4। कितनी बताई गई सर आपको? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। देखिएगा, या का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य। रा और ला का उच्चारण स्थान दंत प्लस मसूड़ा यानी दंतमूल या वस्त्र। देखिएगा सर, इसके बाद आपका वा आता है। वा को क्या बताएगा? दंत प्लस ओष्ठ। जब आपको ना आए तो एक खुद की प्रैक्टिस करना, जैसे वा, वा तो दांत प्लस ओष्ठ दोनों के माध्यम से आप वा का उच्चारण कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा सर? आपका वा आपका दंतोष्ठ होगा। देखिएगा सर, या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। या और वा को सर अर्धस्वर भी कहा जाता है। देखिएगा सर, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्या पढ़ेंगे सर? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्योंकि सर आपको बताए थे 4 भाग होते हैं, जिसमें हम लोग स्पर्श और अंतस्थ 2 भाग तो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सर तीसरा, कौन सा? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो देखिएगा सर, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन का जो कहने का तात्पर्य है, ऊष्म या संघर्षी जिनके उच्चारण में रगड़ हो या मुंह से गर्म हवा निकले, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स, 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 ह। तो देखिए, इनमें थोड़ा सा रगड़ उत्पन्न होता है मुख से, मुख के अंदर में थोड़ा सा रगड़ उत्पन्न होता है और इनके उच्चारण के समय गर्म हवाएं बाहर निकलती हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें क्या कहेंगे हम? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है सर? 4 होती है। इनकी संख्या भी 4 होती है। देखिएगा सर, तीनों जो सा हैं, तीनों सा और हा को मिलाकर हम ऊष्म या संघर्ष व्यंजन कहते हैं। तो सर इनका उच्चारण स्थान भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। सा का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य होगा, जबकि जो देखिए सा है, जैसे देखिएगा सा, जैसे सरिता, सरिता में जो सा होता है प्रयोग, सरिता में या साल में जो सा प्रयोग होता है, ए वाला सा गुरु, ए वाला, ठीक है, तो उसमें दंत मूल, उसका उच्चारण दंत मूल दंत प्लस मसूड़ा होता है। लेकिन जो सलजम वाला सा होता है सर, उसका उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है। लेकिन जो षष्ठकोण वाला सा होता है सर लेकिन जो षटकोण वाला सा होता है सर,
उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। देखिएगा सर, हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। हा का उच्चारण स्थान क्या होता है सर? हा कंठ होता है। देखिएगा सर, संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया कि रिवीजन? एक बार रिवीजन देखिएगा। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आपको बता दिए कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवाएं तथा रगड़ उत्पन्न हो। उन वर्णों को हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है 4 होती है, सा हा। और इनका उच्चारण स्थान, सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है। लेकिन जो सरिता या साल वाला सा होता है, इसका उच्चारण स्थान दंत मूल होता है सर। जो षटकोण वाला सा होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। जबकि हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखिएगा सर, अभी आपको सघोष और अघोष आगे हम बता देंगे। चलो ठीक है, आगे ही हम लोग देखेंगे। देखिएगा सर, संयुक्त व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है सर? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। देखिएगा, इसमें छा, त्र, ज्ञा और स्रा। जो छा संयुक्त व्यंजन है, छा किससे किससे मिलकर बना है? पूछा बहुत ज़्यादा परीक्षा में। तो का और सा, षटकोण वाले सा से मिलकर आपका छा बना होता है। त्र, ता और रा से मिलकर बना होता है। सर देखिएगा आप लोग, जो आपका पहला रहेगा अक्षर, जो भी पहला अक्षर लिखा में आपका हलंत लगा है, लेकिन बाद वाले अक्षर में हलंत नहीं लगा है सर। तो आपको इस प्रकार से याद करिएगा, परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा आपसे, तो आपको जो जैसे दे दिया गया छा किससे किससे मिलकर बना है, तो पहला दे दिया जाएगा का प्लस स्रा, ऐसे दे दिया जाएगा दूसरा का स्रा में लगा दिया जाएगा। मतलब आपको भ्रम करने के लिए आप में किसी में कभी कभी सा में हलंत लगा देंगे, कभी का में हलंत लगा देंगे, कभी किसी में हलंत लगा देंगे। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। देखिएगा, स्रा छत्र जो होता है, छत्र, तो छत्र का प्लस सा से मिलकर बना होता है सर। देखिए, पूछा भी जाता है छा का उच्चारण स्थान किस वर्ण के बाद होता है? तो किस वर्ण के बाद होगा? का वर्ण के बाद होगा छा का उच्चारण। क्योंकि देखिएगा, जो का मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? का और सा से, यानी का के बाद इसका उच्चारण स्थान होता है किसका? छत्र का। त्रा जो होता है सर, देखिएगा त्रा, ता, रा, त्रा। देखिए, त्रा जो मिलकर बना है, ता मिलकर और रा से मिलकर त्रा बना है सर। ज्ञा जो बना है, ज्या और या से मिलकर ज्ञा बना है। एक आता है सर स्रा, जैसे श्रमिक लिखते हो या श्रीमान जी लिखते हो, तो वह स्रा सा और रा से मिलकर बना है सर। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। क्वेश्चन आपसे सेम ऐसे पूछा जाएगा कि त्रा किससे मिलकर बना होता है, ज्ञा किससे मिलकर बना होता है और स्रा किससे मिलकर बना होता है। तो आप इसका उम्मीद है कि सही जवाब देंगे और वीडियो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा मित्र। देखिएगा, आपसे जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन को करा रहे थे, आपसे बता रहे थे कि वीडियो के अंत में हम आपको कुछ शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, यानी अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, सबके बारे में हम चर्चा किए। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो देखिएगा सर, अघोष में आपको बता दिए थे कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा सा, तीनों सा आपके क्या है? घोष हैं। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीनों सा अघोष हैं। चाहे आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा, चाहे बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा चीज़ें। अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आपका सघोष होता है। ये चीज़ आपका सघोष हो गया। गुरु कभी कभी सघोष के स्थान पे घोष दे देता है, तो आप घबराइएगा मत। घोष या सघोष बात आपका एक है, घोष या सघोष बात का आपका एक है। और देखिएगा, उस व्यंजन में सा तीनों सा घोष है, जबकि हा आपका, सिर्फ हा आपका क्या है? सघोष है। याद रखिएगा कुछ बात को, कन्फ्यूजन मत होइएगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण
तथा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन का हा, उसमें व्यंजन का हा आपका क्या होता है, सघोष होता है। दोस्त इसको याद करिएगा आप। अल्प प्राण आपको बताए थे जिसके उच्चारण में मुख से हवा कम निकले, जिसके उच्चारण में मुख से हवा कम निकले क्या होता है, अल्प प्राण होता है। किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि या अल्प प्राण है कि महाप्राण, तो आप क्या बताओगे, अल्प प्राण है। किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर तथा या रा ला वा क्या है आपका, अल्प प्राण है। देखिएगा मित्र, हम लोग देखेंगे महाप्राण के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग, महाप्राण के बारे में देखेंगे सर। देखिएगा सर, महाप्राण जिसके उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा में निकले, जिसके उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा में निकले या अल्प प्राण से अधिक निकले। देखिएगा सर, इसको याद करने के लिए जो आपका मेथड होगा, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, यानी वर्ग का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, जितने भी वर्ग आपको बताए हैं उसका दूसरा और चौथा अक्षर आपका क्या होगा सर, महाप्राण होगा, महाप्राण होगा सर। देखिएगा, और सा 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 हा यानी उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन सर, देखिएगा उसमें व्यंजन तथा दूसरा और चौथा, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी स्वर क्या होंगे आपके सर, महाप्राण होंगे। सर उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही होंगी। नहीं क्लियर होंगी सर आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा वीडियो बनाकर। सर अगर यदि समझ में आपको आ रहा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना सर, और आप अपने नोट कॉपी को अवश्य बनाते चलिएगा। यदि समझ में आ रहा तो भी, और नहीं समझ में आ रहा तो भी आप नोट कॉपी को जरूर बनाइएगा सर। देखिएगा सर, कुछ आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो वर्णमाला से ऐसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा सर, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं। द्विगुण व्यंजन आपके ढ़ और ढा हैं, ढ़ और ढा हैं सर, द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं सर, द्विगुण व्यंजन होते हैं। देखिएगा सर, लुंठित व्यंजन आपका रा होता है, पार्श्विक व्यंजन ला होता है, स्वर यंत्रीय व्यंजन आपका हा होता है, स्वर यंत्रीय व्यंजन आपका हा होता है। सर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन से हैं, तो स्वर यंत्रीय व्यंजन आपका हा है, पार्श्विक व्यंजन ला है, लुंठित व्यंजन रा है, द्विगुण व्यंजन ढ़ और ढा है, द्विगुण व्यंजन है सर। देखिएगा क्वेश्चन आपसे सीधे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, लुंठित व्यंजन कौन से हैं सर, पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन से हैं। तो सर आपको याद, देखिएगा सर इसमें एक हम आपको कन्फ्यूजन की ट्रिक बता दे रहे हैं। कभी कभी बच्चे क्या होता है, लुंठित को ला मार देते हैं, लेकिन देखिएगा सर लुंठित में ला और लुंठित में ला है। देखिएगा सर इसमें जब ला से स्टार्ट हो तो ला कतई नहीं होगा, नमक नमक, तो याद करिएगा सर, अगर ला है तो ला सर ला नहीं होगा, याद रखिएगा, दोनों दुश्मन है, दोनों ला आपस में साथ नहीं हो सकते हैं। पार्श्विक में रा आ रहा है, पार्श्विक में रा आ रहा है तो ये रा साथ में होगा, ये रा और ये रा साथ में नहीं होता, कि पार्श्विक में रा आ रहा है तो रा साथ में नहीं होगा और ला साथ में नहीं होगा, यानी विपरीत होगा, पार्श्विक का ला और लुंठित का रा। और स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन से होंगे सर, हा। सर देखिएगा हम लोग देखते हैं यहाँ थोड़ा सा लिपि, जैसे सर हम लोग पढ़े होंगे कि हिंदी देवनागरी लिपि से ली गई है। अब भाई लिपि क्या होती है ये भी देखना है सर। तो ध्वनि के चित्रात्मक रूप को सर लिपि कहा जाता है, ध्वनि के चित्रात्मक रूप को लिपि कहा जाता है सर। देखिए हिंदी भाषा की जो लिपि होती है देवनागरी होती है, उर्दू भाषा की लिपि और फारसी होती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी होती है। सर देखिएगा लिपि के बारे में, ध्वनि के चित्रात्मक रूप को यानी ध्वनि के चित्रात्मक रूप को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी होती है। देखिएगा सर हम लोग देखेंगे एक बार सर हम पूरा वर्णमाला के बारे में आपको फिर से हम लास्ट में डिस्कस करना चाहेंगे कि सर हम वर्णमाला में आपको वर्ण बता दिए, वर्णमाला क्या होता है बता दिए सर, वर्णमाला के दो भेद बता दिए, एक स्वर बता दिए आपको, एक व्यंजन बता दिए सर। स्वर यानी
वावेल व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, स्वर के भेद बता दिए सर, स्वर का उच्चारण स्थान बता दिए, व्यंजन का प्रकार बता दिए, व्यंजन का उच्चारण स्थान बता दिए सर। बाद में आपको हम सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुस्वार, विसर्ग, सब चीज़ आपको वर्णमाला में क्वेश्चन करा दिए हैं सर। और देखिएगा सर लिपि बता दिए सर। देखिएगा यदि इस वीडियो को आप हमारे पूरे देख चुके हैं तो आपके लिए सर हम 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम पहले से डाल चुके हैं। वर्णमाला का पार्ट 1, पार्ट 2, उसमें कुछ कमेंट आया था कि सर आप इस पर एक थ्योरी क्लास बनाइए, तो आज की वीडियो में हम थ्योरी क्लास बनाए हैं। मित्र, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सर तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि नहीं लगा है तो भी आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।